डालें, पुशअप भी कर दें उसामा, आई थिंक दैट विल बी इनफ। वादा किया कि अब मैं ग्रीन टाई पहनूंगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत रहा होगा। आपने नोटिस किया कि हम कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम ऑलरेडी उस मैच के जीतने की तैयारियां कर रहे हैं जो भी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह पता है मुसलसल जीतते आ रहे हैं मैच, पिछले 6 मैच हम जीत रहे हैं। इन एनी केस सीरीज तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन हमने जो पहली खबर करनी है वो साबिक कप्तान साहब के बारे में है और उनके कुछ ऐसे फैसले जो समझ नहीं आ रहे क्यों हो रहे हैं, इस बारे में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। असल में मसला ये हुआ है कि इमरान खान ने एक बार फिर नवाज शरीफ से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का ये मुस्लिम नून से उन्होंने मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाली तहरीक इंसाफ ने कश्मीर के मसले पर बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का भी बायकॉट कर दिया है। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। और बॉयकॉट का ऐलान करने वाले खान साहब चंद रोज पहले ही खुद इजलास में शिरकत का ऐलान कर चुके थे। खान साहब, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए आप उसमें शिरकत करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे, उसमें बात करेंगे अगले हफ्ते? जी, शिरकत करेंगे और हिस्सा भी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सारी इकट्ठी है। देखिए, जहाँ तक ये जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस तरह का वो स्टेटमेंट्स दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें सब कौम इकट्ठी है और ये इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं, कौम भी इकट्ठी है, पाकिस्तानी फौज के साथ भी खड़ी है, अपने जवानों के साथ खड़ी है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। आपने देखा इमरान खान सर ने वक्फा लिया और थोड़ा सोच कर जवाब दिया इस बात का कि हाँ, हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। मगर इमरान खान ने नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी में से किसी और को वज़ीर आज़म बना दें। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें और कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पार्लियामेंट चलती रहती है। और जो दूसरा हमारा कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें, जो TORs सारी ऑपोजिशन ने उनके सामने ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही मुतालबा है जैसा वो 2 साल पहले इस्लामाबाद में धरने के दौरान करते रहे थे। हम सिर्फ इसे ये कहते हैं कि जब तक धांधली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नवाज शरीफ सारी दुनिया की जमहूरियत के अंदर असूल है कि अगर मेरे पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं तब तक इस्तीफा दूं, तब तक मैं सस्पेंड हूं, जब तक इंक्वायरी जारी है। हम कह रहे हैं 1 महीने में हो सकता है। नवाज शरीफ 1 महीना कुर्सी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी गवर्नमेंट भी है, वजीर भी है, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि दिल में चोर है इसके। नवाज शरीफ को पता है इसने कितनी धांधली की है। इमरान खान 30 सितंबर को यह भी कह चुके हैं कि अगर इनकी बात न मानी गई तो वो इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। आपके केस में कोई शक नहीं, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सबूत हैं आपकी करप्शन के। अब अगर पाकिस्तान के इदारे आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, मैं आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद में आप सब तैयारी कर लें। हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही अल्टीमेटम वो 2 साल पहले धरने के दौरान भी दे चुके हैं। इंशाल्लाह धरना हमारा जारी रहेगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जितना भी टाइम हो, जब तक नवाज शरीफ तुम्हारा सिग्नेचर नहीं होता इस्तीफे के ऊपर। कोई इस गलत फहमी में ना रहे, कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि जब तक नवाज शरीफ मैं तुम्हारा इस्तीफा नहीं ले लेता, मैं इधर ही रहूंगा। अब क्या इमरान खान माजी के असीर हो चुके हैं? कोई नया रास्ता उनके पास नहीं बचा, कोई नया तरीका नहीं है एहतजाज का उनके पास। अब इस बारे में खुद तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। बिल्कुल, और हमें ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, कश्मीर के मामले पर होने वाले मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट तो PTI कर ही चुका है, इससे अवाम को कोई मनफी असरात या पैगाम या इफेक्ट्स नहीं पहुंचेंगे?
ये मामला कश्मीर का नहीं है, ये कश्मीर के इश्यू को ये इसको इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। कश्मीर के ऊपर तो एपीसी कर ली हमने, उसमें हमने इंडिया को वाज़ेह पैगाम भी दे दिया। खान साहब मुसलसल इंडिया को बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम दे रहे हैं, उन्होंने अपने जलसे में भी दिया, एपीसी में भी दिया, उसके ऊपर तो हमने वाज़ेह कर दिया बिल्कुल। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन जो है ये अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, क्योंकि ये समझते हैं, इनको ये पता है कि इन्होंने चोरी की है, इनको ये इल्म है कि पनामा लीग में फंस गए हैं। ये अब हर बार जब ये फंसते हैं तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन का सहारा लेते हैं, उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हमने कश्मीर इशू का तो बॉयकॉट नहीं किया, हम तो कश्मीर इशू पे हमेशा साथ खड़े हैं। हमने तो ऑफर की है कि अगर हमारी आर्मी को जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर हम आर्मी के साथ शाना बिशाना होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम कॉल देंगे अगर इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा। लेकिन ये बार बार जो नवाज शरीफ साहब हीले बहाने करते हैं, ये कश्मीर का इशू आज का तो नहीं है। इनको आज कैसे याद आ गई अचानक एपीसी के बाद फौरन बाद इनको कैसे अचानक याद आ गई ये ज्वाइंट सेशन की? मुझे ये बता दें खाली, ये अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करें, इसके अलावा इसमें कुछ। लेकिन इमरान साहब आपने 2014 में भी यही मुतालबा किया था, क्या इस दफा आपको कामयाबी मिल जाएगी? देखें 2014 में भी हमें कामयाबी मिल गई थी और मैं तो उसको नाकामी गिनता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने एक बड़ी जद्दोजहद की, उसके नतीजे में हम इनसे पहले कहते 4 हल्के खोल दें, ये नहीं मान रहे थे, फिर 4 हल्के खोले, आपको पता लगा कि हाँ जी इसमें धांधली हुई है यहाँ पे 4 हल्कों के अंदर, और भी जो है वो मशीन रीडेबल नहीं है, फला नहीं है, और सब इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब उस वक्त एपीसी हो गया था, बहुत बड़ा सान्या हुआ था, हमें विड्रॉ करना पड़ा उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से जहां हम पहुंच गए थे। हमने फिर भी विड्रॉ किया क्योंकि एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था, इतने बच्चों को स्लॉटर किया गया। कामयाबी और नाकामी ये अल्लाह के हाथ में होता है, कोशिश करना इंसान की बस में है। और बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान खान के पार्लियामेंट में शिरकत ना करने के फैसले पर हुकूमत, ऑपोजिशन और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों ने भी अफसोस का इजहार किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर उस्मान कायरा ने कहा है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपीसी में तो पीटीआई की नुमाइंदगी थी, कल तक वज़ीर आज़म की कानूनी हैसियत थी, आज इमरान खान की नजर में नहीं। इमरान खान की ये बात हमें समझ नहीं आई। नवाज शरीफ मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान नहीं मान रहे तो उनकी मर्जी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट इमरान खान के ज़हनी दिवालियापन की निशानी है। वो जमहूरी इदारों के जरिए अवामी जज्बात पेश करने की बजाय इनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात इस्लामी ने भी इमरान खान से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। सिराजुल हक कहते हैं तहरीक इंसाफ अपने फैसले करने में आजाद है, लेकिन कश्मीर कौमी मामला है, इमरान खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी करें। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब हमारे स्टूडियो में, हमारे साथ सीनियर तजियाकार। मजहर साहब, आपको क्या लगता है कि असल वजह क्या है खान साहब की और पीटीआई की इस इजलास में ना ज्वाइन करने की? वो विकेट देख के फैसला करते हैं। ऑलरेडी उनको वो विंड डायरेक्शन बता रही है, गीली है, खुश्क है, क्योंकि इमरान से अक्सर क्रिकेट टर्म्स में ही बात होती रही है। लेकिन तो सब टीमें मैदान में हो और आप यही इमरान खान है कि वो सिलेक्शन कमेटी कोई फैसला करती थी, इमरान खान कोई दूसरा फैसला करते थे। और यहाँ भी यही हुआ कि इनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें इख्तलाफ पाया गया। इमरान इस्माइल साहब का भी पर सुन रहे थे, ये उन लोगों में से जिन्होंने बॉयकॉट की मुखालफत की है, और भी दीगर लोग हैं जो इसके हक़ में नहीं थे, क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि कश्मीर कॉज की खातिर जो है हमें जाना चाहिए। देखें, वज़ीर आज़म का जो ज़ाती इन्विटेशन था उस पर तो चले गए वो, लेकिन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जाना वज़ीर आज़म की तौसीक करना नहीं होती। पार्लियामेंट की बालादस्ती को रिकग्नाइज करना और चीज़ होती है, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होना और चीज़ होती है। आप पार्लियामेंट की ताकत हैं, आप पार्लियामेंट में जाके अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश करते, आप ये भी बताते कि इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशंस में क्यों ये सूरत हाल और ज़्यादा वो हो गई। आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते क्योंकि वो पार्लियामेंट्री फोरम था, और आप कश्मीर पर अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते। ये नहीं है कि आपने ये कह दिया कि जी जो पार्लियामानी पार्टी के इजलास में हम कह दिया जो कह दिया। मेरा ख्याल है इमरान खान ने ये गलती की है, लेकिन उनके पेश नज़र क्या चीज़ है, वो गालिबन फोकस उस चीज़ को कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर आज हम पार्लियामेंट के इजलास में गए, कल हम उधर चले गए, परसों हम जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में चले गए, पार्लियामानी रहनुमाओं के इजलास में चले गए, हमारा खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कल नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में शरीक था, वो गालिबन ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ डाइल्यूट हो रही है। दूसरी बात ये
कि जो जब कश्मीर कॉस्ट पे इजलास हो रहा था तो इमरान खान रायवन में जो है वो एक गैर सियासी उसमें मौजूद थे। उन्होंने एक रिलैक्स, वो अक्सर इस तरह का उनका रहता है, तो वो जो तस्वीर रिलीज हुई उससे कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन इमरान खान के हवाले से नथिया गली में इमरान खान के बारे में नहीं गया। तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा जो है वो ऐलान कर दिया। क्योंकि पहले तो वो शाजिब खानजादा शो में भी वो मान रहे थे कि हम जाएंगे पार्लियामेंट के मैं कह रहा हूँ कि वो उस वक्त विकेट खुश्क नजर आ रही होगी, अब उन्हें विकेट गीली नजर आ रही होगी। उन्होंने कहा ये मौका, फ्रस्ट्रेशन भी है कि जो वो चाहते हैं 6 महीने हो गए हैं पनामा लीक्स का मामला किसी तरफ कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये वजह भी है कि देखिए गवर्नमेंट कि बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा, गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया, अननेसेसरी। गवर्नमेंट को जाना चाहिए था। इमरान खान ने रायवन में, मैं उधर मौजूद था, उन्होंने बहुत कन्विंसिंगली अपना केस प्रेजेंट किया, लेकिन आवाम के सामने केस प्रेजेंट करना और एक आला अदलिया के सामने केस प्रेजेंट करने में फ़र्क होता है। जो केस आप मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं उस केस से कन्विंस्ड हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे कन्विंस्ड होने से मसला हल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटीशन है, उस पिटीशन में आपने खुद डे टू डे हियरिंग की भी अपील की हुई है। तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन एक्सेप्ट भी कर ली है रजिस्ट्रार की बात को रद्द करते हुए, तो फिर गालिबन आपको उतना इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन का आपको इंतजार करना चाहिए था। लगता ये है कि इमरान खान गालिबन ये जहन भी बनाए हुए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो है वो इस तरह नहीं किया तो फिर वो आवाम की अदालत है। उनके पेश नज़र कुछ चीज़ें हैं जिसका उन्होंने रेफरेंस रायवन में भी दिया। जी साहब, एक चीज हम आपको सुनाना चाह रहे हैं देखने वालों को भी, क्योंकि जुम्मे के दिन वफाकी वज़ीर मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं हमारे शो में जीवी पाकिस्तान में। उनका कहना था कि एहतजाजी सियासत तहरीक इंसाफ की नहीं, इमरान खान की जाती पॉलिसी है। जरा सुनिए। तहरीक इंसाफ के साथ मसला ये है कि वो 3 साल से ऐसे रूट के बैठते हैं जैसे हमारा और उनका एक इंडिया और पाकिस्तान से भी ज़्यादा सीरियस झगड़ा है। तो बातचीत के लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और हमने बहुत इनिशिएट भी करने की कोशिश की है, बात होती भी है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान के एसेंशली बाकी पार्टी का मौक़िफ़ वो नहीं है जो इमरान खान का है। इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझते हैं कि शायद 2018 में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोबारा जीत जाएगी और इस वजह से अभी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। आपके पास भी वो अंदर की खबरें होती हैं। आपने रिपोर्ट कार्ड में कहा कि एक साहब ने इमरान खान से कुछ इख्तलाफ किया, उनका तुम फिर नवाज शरीफ की पार्टी में चले जाओ। तो ये सलीम साफी साहब ने बात कही, रिपोर्ट कार्ड में बात हुई थी किसी पार्टिसिपेंट में। तो ये बातें देखिए वो ठीक है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय भी होता है और ये अच्छी बात है कि इख्तलाफ राय है पार्टी में, लेकिन ये कि इमरान खान जब आम तौर पर उनका रहा ये है कि वो एक फैसला जहन में बनाए हुए होते हैं और जब पार्टी का इजलास हो रहा होता है तो उनके ऑलरेडी एक डिसीजन उनके जहन में होता है कि किस तरह। सिर्फ देखिए रायवन में उन्होंने जो मिसालें दी, मैं समझता हूँ वो उनके पेश नज़र हैं कि जो वो करना चाहते हैं। एक अरब स्प्रिंग की कि जब हुस्नी मुबारक को हटाया गया, एक पब्लिक प्रेशर के उनके जहन में, ये एक उनके जहन में ईरान का इनकलाब है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें उस वक्त पूरा मिस्र एक तरीके से सोच रहा था, अपराइजिंग ये नहीं कि टोटली, और ईरान में हालात रहे हैं मजहर साहब, वो सुन के तो खौफ आता है। वो ईरान में भी यही सूरत हाल थी। वो ये समझ रहे हैं कि अगर उनके पेश नज़र 2014 का भी जो धरना था उसका भी कॉन्सेप्ट ये था कि एक बड़ी तादाद में लोग ले जाके बैठा दें, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में ले जाने वाली बात है, जितनी बड़ी तादाद में इनकलाब आया करते हैं, वो उतनी बड़ी तादाद वो वहां जमा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो अकेले हैं 2014 में तो फिर भी कुछ लोग उनके साथ थे, तारुल कादरी थे, अब तो वो भी बिल्कुल। वो देखिए इस्लामाबाद को डिस्टर्ब करने के लिए आपको बहुत बड़ा क्राउड नहीं चाहिए होता। एक तो ये होता है ना कि आप 10 लाख लोगों को ले जाके बैठा दें, लेकिन कामयाबी इससे हासिल होगी 2014 में तो नहीं। देखिए कामयाबी और नाकामी अलग बात है, लेकिन वो उनकी डिटर्मिनेशन है। वो ये समझते हैं कि वो क्रिपल कर देंगे। बेसिकली वो इस्लामाबाद को क्रिपल करने वाली बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जब स्टैंड स्टिल हो जाएगा तो फिर गालिबन प्रेशर उनके बकौल, मैं समझता हूं कि वो यही समझ रहे हैं कि उनके बकौल 2009 में जब नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो गुजरांवाला में इंटरवेंशन हुई थी और ये कहा गया था कि अगर जजेस बहाल होते हैं तो नवाज शरीफ साहब को वापस भेज दिया जाएगा। तो वापस भेज दिया गया। 2014 में भी उन्होंने एक तरह की इंटरवीन हुआ। जनरल राहिल शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप इस मसले को हल करवाएं।
उन्होंने बात की इमरान खान से भी, ताहिरुल कादरी से भी। दोनों इसलिए मायूस हुए कि जनरल राहिल शरीफ ने इमरान खान और नवाज शरीफ के इस्तीफे वाली बात जो है वो नहीं की। उन्होंने कहा एक मरतबा जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स आ जाए वो एक गारंटर के तौर पे। अभी भी गालिबन इमरान खान के पेश नज़र ये कि अगर वो इस्लामाबाद को क्रिपल कर देंगे, बंद कर देंगे वो चीज़ें, तो फिर इस तरह की इंटरवेंशन हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब से कहा जाए, मजबूर किया जाए उन्हें इस्तीफा देने के लिए। और किसी भी तरीके से वो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को नहीं खत्म करना चाह रहे, हम गवर्नमेंट को नहीं खत्म करना चाह रहे, हम सिर्फ वजीर आजम को हटाना चाह रहे हैं। साहब, आपने बात जवाब जो है ना वो क्रिकेट से शुरू किया था। हम आपसे क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। हमें ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइए, हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। बहुत से लोगों को आज इंतजार है क्रिकेट का, और अजहर अली की क़यादत में पाकिस्तान की एक रोजा क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करने को तैयार है। मैच पर तो हमने बात करनी है, लेकिन आपको पता है इसके बाद टेस्ट सीरीज है और पीसीबी पैट्रन्स 11 के खिलाड़ी दुबई रवाना हो गए हैं। खिलाड़ियों में अहमद शहजाद, अच्छी बात, उनको मौका मिला है कुछ तो अपनी सलाहियत दिखाने का, और मोहम्मद हफीज भी हैं और अदनान अकमल शामिल हैं। मिसबाह उल हक डे एंड नाइट टेस्ट मैच की तैयारी के लिए दुबई जा रहे हैं। कप्तान मिसबाह उल हक टेस्ट स्क्वाड के लिए हेड कोच मिकी आर्थर से मुशावरत भी करेंगे कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। और पैट्रन्स 11 और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 रोजा मैच 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 13 अक्टूबर से शुरू होगी। सीरीज का पहला डे एंड नाइट टेस्ट दुबई में होगा, और उससे पहले वेस्ट इंडीज को ये एक प्रैक्टिस मैच दिया जा रहा है 3 दिन के लिए, जो पैट्रन्स 11 और वेस्ट इंडीज की टीम के दरमियान होगा, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए वेस्ट इंडीज को। आज का मैच बहुत अहम है, तो मजहर साहब का अंदाजा हम देख लेते हैं क्या है। मजहर साहब देखिए, मैं हुमा तो कह देंगे कि आप बड़े दिल से बात कर रहे हैं और आप तो चाहते हैं, लेकिन आप बता दें हाँ कि जज्बात को एक तरफ रख के, चूंकि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो, कि ये आपको क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। देखिए, वर्ल्ड कप में एक तो पाकिस्तान की जगह बनाने के लिए क्लीन स्वीप बहुत अहम है। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तो जगह बना पाएगा, अजहर अली टीम में जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये भी बहुत अहम है। कम से कम सेंचुरी चाहिए उसके लिए, क्योंकि अजहर अली के लिए भी मुश्किल है। लेकिन अभी जो है इवन क्लीन स्वीप के बाद भी आप सेफ नहीं हैं। अभी भी आपको, क्योंकि न्यूजीलैंड से सीरीज खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलनी है। आपने अपनी, जिस तरह अभी पैकेज में भी था, आपने अपनी 8वीं पोजीशन सितंबर 2017 तक बरकरार रखनी है। उस दौरान आप कितनी सीरीज खेलेंगे, कितनी, और फिर दूसरी जो टीमें हैं वो ऊपर आ सकती हैं, जो नवी पोजीशन पर तब तक हम हो सकता है बेहतर कर लें। आप तो बरकरार रखने का कह रहे हैं। बिल्कुल आप बेहतर कर सकते हैं। फिर ये जो टेस्ट वाला भी है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली मरतबा पाकिस्तान डे एंड नाइट टेस्ट मैच वो होगा, नई बॉल होगी डिफरेंट कलर की, उससे कूप करना। पाकिस्तान टेस्ट में इस वक्त अभी नंबर 1 था, लेकिन इंडिया वापस नंबर 1 पे आ गया। लेकिन ये चलता रहता है, ये तो एक कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन पाकिस्तान की अब तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इंग्लैंड से जो आखिरी हम वनडे जीते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूसली जीत रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा खतरा लगता भी है। और शारजा और अबू धाबी की विकेट्स में बहरहाल फ़र्क होता है। मेरा ख्याल है अबू धाबी में जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, और वेस्ट इंडीज़ भी फाइट आउट करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप इन सब बातों के बावजूद नजर साहब, मेरी उम्मीद में ना 1% का जरा फर्क पड़ा है। 99% में अभी भी इंशाल्लाह ज्यादा रियलिस्टिक थे आप, तो मतलब बिल्कुल कुछ और नहीं सुनना चाह रहा। लेकिन एक और स्पोर्ट की भी हम बात करना चाह रहे हैं मदर साहब, और ये है जी विमेन हॉकी स्पोर्ट है, और खबर तो एक दिन पुरानी है, मगर ऐसी है कि मैं इसको जरूर शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। और जी खबर बहुत अच्छी है। पहले तो हम जो है वो कितनों को मालूम है कि हमारे पास एक विमेन हॉकी टीम उनका हिस्सा होना चाहिए। खेल से बड़ी तब्दीली आती है, खेल से बड़ा नैरेटिव तब्दील होता है। आप देखें कि इंडिया उसको नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसने स्पोर्ट्स को सियासत का हिस्सा बना दिया। देखिए मज़र साहब, द फैक्ट दैट वी हैव अ विमेन हॉकी टीम, मतलब ये भी एक बहुत से लोगों को इसी मैच की वजह से पता चल गया होगा, ये प्रोग्रेशन है। नहीं, बिल्कुल है। और जहां आपकी मेंस हॉकी बहुत ही ज्यादा इस वक्त उनकी सूरत हाल खराब है, वही मैंने कहा कि अगर आप ओवरऑल स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करेंगे, ये नहीं कि मैंने देख लिया कि जी जहांगीर खान, रोशन खान ये एक आ गए, उन्होंने अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, उसके बाद हमें स्कॉच नजर ही नहीं आती। टेनिस में हमारी सामुल हक आए, वो अपने डबल्स में बड़े बड़े टाइटल्स जीते।
लेकिन अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ इंस्टीट्यूशंस रहे। नजर आनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे आना होगा। मजहर साहब बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया मजहर आपका, साहब। आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू जी। अच्छा, अब हमने कौन सी बात करनी है? अब हम कुछ लाइटर चीज पे आ जाते हैं, क्यों ना खाने पीने की कुछ बात कर दें। और आज जी हम आपको रेसिपी दे रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने खुद पर्सनली बनाया हुआ इन अ टोटली डिफरेंट वे, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। पिज्जा पराठा। कमाल। 2 कप मैदे में थोड़ा सा नमक और पानी डालकर गूंद लें। 1 कप बोनलेस चिकन के टुकड़ों में दही और तिक्का मसाला मिक्स करें। इस चिकन में 1.5 कप मोज़रेला चीज, कटी हुई शिमला मिर्च, उबले हुए मकई के दाने, कटी हुई प्याज और टमाटर डालकर मिक्स कर लें। गूंदे हुए मैदे की रोटी बनाकर इस पर पिज्जा सॉस, चिकन और चीज डालकर सैंडविच की शक्ल बना लें। थोड़े से तेल में ये पराठा दोनों साइडों से तल लें। अरे वाह, मैंने खाया जी और बहुत मजे का होता है। और हुमा ये कह रही है वो तो रोज बना लेती हैं, बहुत आसान है। तो अगर हुमा बना सकती हैं तो आप सब बना सकते मतलब हैं। दिस पिज्जा पराठा कुड बी अंडा पराठा, एंड इफ यू वांट टू कॉल इट पिज्जा तो कर ले। हमने कब मना किया है? तो ये बिल्कुल इतना वही आसान लग है रहा कि हुमा भी बना लेती हैं। ब्रेक लेते हुए। ब्रेक। बलूचिस्तान और कोयटा के हालात जरा लगता है शायद उनमें बेहतरी आ रही है, फिर ऐसा वाकया हो जाता है कि बहुत ज्यादा परेशान कुन होता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द एक बार फिर हरकत में आए और एक बार फिर आम शहरियों की बस को निशाना बनाया गया। कोयटा के इलाके किरानी में नामालूम अफराद की बस पर फायरिंग के नतीजे में 4 खवातीन जाँ बहक जबकि 2 मुसाफिर जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक बस हजारा टाउन जा रही थी कि पोतकली के चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने बस को रोका और अंदर दाखिल होकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बस के ड्राइवर को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि वाकये में रॉ के मुलव्वस होने को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। बलूचिस्तान में काम करने वाले लश्करों को रॉ और अफगान एजेंसी NDS फंड दे रही है। बलूचिस्तान में जितने लश्कर काम कर रहे हैं फंडेड हैं। लश्कर जंगवी ने इसको कबूल किया है। हमें पता है कि लश्कर जंगवी को फंडिंग कहाँ से होती है, हमें पता है कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान में कौन कौन लोग बैठ के उनको हैंडल करते हैं, कौन अफगानिस्तान में बैठ के उनको टारगेट बताता है। तो NDS और रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन रॉ फंडेड लश्कर को सपोर्ट करने में, इनकी ट्रेनिंग में, इनको पैसे देने में, इनको टारगेट आइडेंटिफाई करने में, वो सारी चीज़ों में वहाँ पर ये रॉ और NDS मिल के करती हैं। इस वाक़े की मजम्मत भी की गई है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से और मुतालबा किया गया है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आपको याद है जो सानिया हुआ कोयटा में अस्पताल में जिसमें 70 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए थे, अभी तक उसमें भी कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। बिल्कुल, शहाब उमर हमारे साथ हैं, जियो न्यूज के नुमाइंदा हैं कोयटा में। शहाब, ये बताइएगा कि मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा टॉप की होती है, बहुत टाइट सिक्योरिटी की होती है, उसके बावजूद इस किस्म का हादसा होना, तहकीकात जो है वो क्या बताती है? जी जी बिल्कुल, इसी हवाले से जैसे ही मुहर्रम हराम का आगाज़ हुआ था, इस हवाले से बल्कि इस हवाले से इन्होंने एक मीटिंग की थी मुहर्रम हराम के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पर की थी। जबकि साथ में जो सानिया कोयटा हुआ था उसकी पेशरफ के हवाले इसमें आला हुकाम ने शिरकत की थी और जो पुलिस के आला अफसरान थे वो भी इसमें थे, वज़ीर आला खुद भी इसमें थे। दो रोज़ कबल हुआ था। इसके बाद से ही हमने देखा सिक्योरिटी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी बिल्कुल सख्त थी। डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मुख्तलिफ मकामात पर FC की आर्जी और मुस्तकिल चौकियाँ थी, वो भी वहाँ पर भी हमें एहलकार नजर आए। शहर के मुख्तलिफ चौराहे पे, शहर के नवाई इलाकों में हम देखें और शहर के वस्ती इलाके में वहाँ पे जो FCC पुलिस थी उनकी मूवमेंट जो है गश्त का जो सिलसिला जारी था। इसके बावजूद हमने देखा गुज़िश्ता रात से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था पुतली चौक के करीब बस में। जी तो शहाब, अब जब वजीर दाखिला बलूचिस्तान के कह रहे हैं कि हमें पता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है दहशतगर्दों की, तो फिर वो क्या कर सकते हैं मजीद? अब आप जिस तरह बता रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा वाकया हो जाए तो फिर क्या किया जाए? क्या कहें कि मजीद कुछ नहीं किया जा सकता क्या?
जी, इसी हवाले से भी जो है सेक्रेटरी दाखिला और इस हवाले से वज़ीर दाखिला की जानिब से यह भी स्टेटमेंट सामने आया है कि वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो मुख्तलिफ जो है एजेंसीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं बैरूनी, जिनमें राह और इंडियस का जिक्र होता आ रहा है। इनका यह भी कहना है कि हम खाली बैठे हुए नहीं हैं, इनके खिलाफ जो है पस पर्दा भी और सानवी मुख्तलिफ जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। इस हवाले से इनका यह भी कहना था कि जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए जैसे कि बादशाह खान चौक पर धमाका हुआ था, इसके अलावा आदम चौक पर ब्लास्ट हुआ था, उनका यही कहना था कि उनके मुलजमान तक हम पहुँचे, उनको सज़ा भी दिया गया है और जो सूरत हाल होती है दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का, उनका यह कहना है कि हम खाली बैठे नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहब उमर। उम्मीद करते हैं इनको गिरफ्तार किया जाएगा, पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोयटा में इतना बड़ा सान्या हुआ अभी और वकला भी उस पर परेशान है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया हुआ है, उस पर पेशरफ नहीं हुई और एक और वाक़या इस तरह का हो जाता है। बिल्कुल, और सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी 2 दिन ही हुए मुहर्रम को, अभी तो 9वीं 10वीं पूरा एक सिलसिला चलना है। 9वीं 10वीं मुहर्रम, हाँ जी बिल्कुल खौफ है। और आपको पता है 9वीं 10वीं मुहर्रम पर वो जो मोबाइल फोन सर्विस है उसको बंद कर दिया जाएगा। इंतजामात इसी तरह के लिए जाते हैं। अब अल्लाह करे कि ये पुरअमन रहे मुहर्रम में और बेहतर इंतजामात किए जाए और कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो इंशाल्लाह। लेकिन आपने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो एक खबर हमने आपको शुरू में दी थी गूगल के हवाले से, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी गूगल सिर्फ स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी नहीं देगी, बल्कि अब खुद भी फोन बनाएगी और इस फोन को पिक्सल कहा जाएगा। पिक्सल उसको नाम दिया गया है। गूगल का तैयार करदा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त दुनिया में मकबूल तरीन है और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स में यही सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी और क्वालिटी में एप्पल के आईफोन को इससे बेहतर तस्वुर किया जाता है और अब गूगल ने ऐलान किया है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के साथ फोन भी खुद बनाएगा और पिक्सल में जदीद तरीन कैमरा, तेज रफ्तार प्रोसेसर और सिक्योरिटी फीचर्स तो होंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही साथ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ आप 3D वीडियोस का वो मजा भी ले सकेंगे जो पहले किसी मोबाइल फोन में दस्तयाब नहीं था। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और मुझे लग रहा है कि बस ये जब फोन आएगा तो बस इसका तो मुकाबला ही शायद किसी और फोन से हो सकता है। देखें जब ये अवेलेबल होगा तो पता चल जाएगा। अब भी हम पता चलाते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। आमना आमिर जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हमारे साथ है। आमना, इस्लामाबाद के मौसम के बारे में बताएं, लगता है बहुत ही हसीन है। जी, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सुबह से जो बारिश का सिलसिला वो वक्फे से जारी है, उसके साथ जो है तेज हवाएं ठंडी जा रही हैं, जिसकी वजह से मौसम का मजा दोबाला हो गया है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो काफी दिनों से गर्मी थी और काफी डस्ट थी, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि अब टेम्परेचर में आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी और सुबह और शाम के जो टेम्परेचर है उसमें तकरीबन 5 सेंटीग्रेड तक कमी हो जाएगी। और यहाँ पे यह बात दादी जो महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये जो सिलसिला है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ये वक्फे से जो पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश मुतवक्को है और जो यहाँ पे इस्लामाबाद में डस्ट वगैरह की वजह से गले खराब हो रहे थे लोगों के, वो भी इस बारिश के बाद उम्मीद है कि जो बीमारियां हो रही थी उनमें भी काफी कंट्रोल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आमना आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मौसम और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से उड़ के जो है घर चली जाऊं विच इज इस्लामाबाद, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त मेरी फैमिली जो है वो पकौड़े बना के और सही चाय चल रही होगी और मौसम अमेजिंग। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, जियो हेडलाइंस देखें, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। पंजाबी में कहते हैं कि वो मत मारे जाना, तो इस वक्त जंगी जुनून में भारतीय सरकार और मीडिया की मत मारी गई है, गुब्बारे पकड़े जा रहे हैं, कबूतर कैद किए जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हम करेंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। भारतीय साजिशें पीछे रहती जा रही हैं। पाक चीन इक्तिसादी मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने रकम मजीद बढ़ा दी, ईरान भी दिलचस्पी दिखा रहा है। कशीदा माहौल में खुशाइंद खबरें हैं। कभी दहशतगर्द कबूतर पकड़ लिए, कभी गुब्बारों से डर जाते हैं, कभी मछेरों की कश्ती परेशान कर देती है, फिर जो हक सच की बात। लेकिन जाहिर है जब मैच होगा तो पता तो तभी चल जाएगा। लेकिन एक बात का पता चल चुका है कि मुत्तहिदा कौमों पाकिस्तान को अब हर कोई मान रहा है। हुकूमत भी मान रही है, अपोजिशन भी मान रही है। MQM पाकिस्तान को हुकूमत ने मान लिया है। लंदन से अलहदगी को सनद मिल गई। पीर के रोज कश्मीर के मामले पर बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार के इस्तकबाल गर्मजोशी के
के साथ किया जिसे हुकूमत के मौक़िफ़ का अंदाजा होता है। 22 अगस्त को बानी MQM के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद MQM लंदन ने सख्त मज़ामत की। पहले तो अरकान असम्बली को इस्तीफे देने का पैगाम दिया गया और फिर नौबत यहां तक पहुंची कि फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनीत ही मुअत्तल कर दी गई। MQM पाकिस्तान ने भी पार्टी आइन में तरमीम करके अपने बानी से पीछा छुड़ाया और लंदन में मौजूद रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया। MQM पाकिस्तान के इन इक़दामात को हुकूमती नुमाइंदों की हिमायत हासिल रही। फारूक सत्तार साहब ने और उनके रुफाका ने एक अच्छा काम किया है और उन्होंने अपने कायद की गलत बात को कंडेम किया है और ये अपील भी किया है कि उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। हुकूमत इस बात का संजीदगी से जायज़ा ले रही है, रियासती इदारे भी इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि दीवार से लगाना मकसूद नहीं। इस सारे मामले में एक फरीक पाक सरजमीन पार्टी भी बनी रही, जिसके तकरीबन सारे ही रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वाबस्ता रह चुके हैं। PSP मुसलसल ये कहती रही है कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं, दोनों मिली भगत से सियासत कर रहे हैं। कौमी मूवमेंट लंदन कोई नहीं है भाई, पाकिस्तानी है। ये नए बार बार जोर देकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान देकर लोगों को डबल माइंडेड ना करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा से पाकिस्तान ही है, पहले दिन से। तो वो कायदे तहरीक, कायद और बानी और कायदे तहरीक फारूक भाई के वो इसी MQM के थे, इसी MQM के कायद हैसियत से उन्होंने वो तकरीर फरमाई है। PSP की मुखालफत के बावजूद लगता है कि MQM पाकिस्तान ने अपने आप को मनवा तो लिया है, लेकिन असल इम्तिहान इंतखाबात का है कि क्या लोग भी MQM पाकिस्तान को वोट देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और पार्टी के पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस अहमद एडवोकेट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनीस साहब, वजीर आजम ने MQM पाकिस्तान को असल MQM मान लिया, आप अब भी यही कहेंगे कि MQM पाकिस्तान MQM लंदन एक ही है? वैसे ही अजीब सा सवाल है कि फारूक सत्तार और उनके ग्रुप को अब ये जरूरत पड़ रही है कि वजीर आजम से वो तस्दीक कराएं। भाई उसूल तो ये होना चाहिए कि वो अपने लोगों में जाएं जिनको वो क्लेम करते हैं, जिनसे उन्होंने वोट लिए हैं, अपनी जनरल वर्कर इजलास कॉल करें, अपनी डिफरेंट जो उनके पार्ट्स हैं पार्टी के, वो भरपूर तरीके से उनमें जाके उनसे मैंडेट लें, उनसे बात करें, जाके उनसे लें। वजीर आजम कौन होते हैं कि किसी पे कहें? वजीर आजम से सर्टिफिकेट लेने के लिए, अच्छा वजीर आजम को भी सर्टिफिकेट देना इसलिए भी जरूरी है कि वजीर आजम को ये कमजोर और मजबूर लाचार MQM नून सूट करती है, और ताकि वो अपने लिए इसको आराम से इस्तेमाल कर सके। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल ये है, और इसमें इनकी कोशिश यही है कि आपस के अंदर लंदन MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, इसमें लोगों को उलझा के रखें और असल मसाइल से लोगों की तवज्जो असल मसाइल की तरफ ना हो। ये एक बड़ी प्री प्लान चीजें चल रही हैं और इंशाअल्लाह ये बिल्ली बहुत जल्द थैले से मजीद बाहर आ जाएगी। कि क्या आपने तो MQM नून की नई इस्तिलाह जो है वो आज हमें बता दी है। बहरहाल ये बताएं, अब क्या MQM लंदन माजी का हिस्सा होगी और आप समझते हैं कि MQM पाकिस्तान अब आपकी असल हरीफ है? नहीं, हमारे नज़दीक तो MQM लंदन या MQM पाकिस्तान कुछ नहीं, ये एक ही है। और असल MQM ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन की है, और हमारा जो बार बार कहना है कि भाई आपको अगर सियासत करने का शौक़ है, आपको अपने आप पर एतमाद है, आपको अपने आप पर यकीन है, आप समझते हैं कि जो मैंडेट आपके पास अभी मौजूद है और वो आपकी वजह से आपके पास है, तो आप उसको टेस्ट के लिए आवाम के पास चले जाइए, आपको अपने बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल सामने आएगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि MQM लंदन असल है या MQM पाकिस्तान नून जो है फारूक सत्तार भाई की वो अच्छा, असल है। अनीस साहब, आप पाक सरजमीन पार्टी की इस बदली हुई सूरत हाल में आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? पाक सरजमीन पार्टी के लिए ये कोई सूरत हाल बदली नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी तो एक बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ के साथ लोगों के सामने आई है, और उसने ही आज ये पाक जो थोड़ी बहुत ये बात करने की फारूक सत्तार भाई में या उनके लोगों में थोड़ी सी मामूली सी जो हिम्मत पैदा हो रही है, ये पाक सरजमीन पार्टी के प्रेशर और पाक सरजमीन पार्टी के दबाव का नतीजा है कि वो आज ना चाहते हुए अल्ताफ हुसैन से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नहीं चाहते हैं कि वो अल्ताफ हुसैन से अपने आप को दूर करें,
पाक सरजमीन पार्टी अल्लाह के फजल करम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे भरपूर तवज्जो दिए हुए है और कराची हो या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हों, सिंध के मुख्तलिफ इलाके हों, पाक सरजमीन पार्टी माशाल्लाह अपने तयशुदा प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रही है। हजारों लोग जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाक सरजमीन पार्टी मुहर्रम के बाद जब आवाम में जाएगी, आवाम के सामने खुलकर जाएगी, मजीद लोगों में प्रोग्राम लेकर जाएगी, लोगों से राब्ते करेगी, अवामी राब्ता मुहिम। बहुत शुक्रिया अनीस एडवोकेट साहब आपका। इनके लिए इम्तिहान अभी और भी बहुत से बाकी हैं। अब हमारे पास एक बड़ी अजीब और दिलचस्प खबर है, लेकिन मैंने बता दिया। अच्छा, आपने कभी देखा है जब छोटे बच्चे होते हैं, हफ्तों के होते हैं, तो उनके छोटे छोटे बाल होते हैं ना, मतलब जितने लंबे भी हो तो बहुत ही नॉर्मल टाइप होंगे, आते ही नहीं है कई दफा। हाँ, कभी बहुत छोटे से गंजे बच्चे होते हैं, क्यूट लगते हैं वैसे। तो ये आप देखें, ये लंदन में एक बच्चा है तो सिर्फ 9 हफ्ते का, लेकिन उसके बाल जो है वो उसकी माँ के लिए एक मसला बन गया है कि वो उसको किस तरह तैयार रखे। उसको हफ्ते में 2 बार नाई के पास लेके जाना पड़ता है और दिन में कई बार उसको ब्लो ड्राई करना पड़ता है, हेयर ड्रायर के साथ उसके बाल सेट करने पड़ते हैं। उसके बाल देखे उसामा? मैंने कभी 9 हफ्ते के बच्चे के इस तरह के बाल नहीं देखे। ये तो पता नहीं किस तरह को ट्रांसप्लांट इस तरह करवा लिया हो। बहरहाल कई बच्चों में दुनिया में वो अजीबोगरीब कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन इतने घने बाल। आई थिंक कि ये बच्चा जो है, इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठ के बड़ा हैरान हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये बड़ा होगा तो ये शुक्र करेगा कि इसके इतने बाल थे, वरना आपको पता है बाल तो गिर ही जाते हैं। इसके बच्चे को देख के रश्क हो रहा है। मेरे भी इतने तो शायद नहीं, लेकिन कभी बड़े जबरदस्त बाल हुआ करते थे, बहुत घने बाल होते थे। पता नहीं इस बच्चे का भी मेरे वाला ही हाल होगा शायद, इस उम्र में पहुंच गए। बहुत क्यूट था बच्चे, जैसे भी हो, गंजे हो, बहुत से बाल हो, फनी लुकिंग हो, क्यूट, व्हाटएवर इट इज, प्यारे लगते हैं। हरकतें प्यारी हो तो प्यारे ही प्यारे नहीं लगते। अच्छा जी, एक और अहम खबर है जिसके बारे में हमने बात करनी है, क्योंकि कभी दहशतगर्द कबूतर पकड़ लेते हैं, कभी गुब्बारों से डर जाते हैं। अच्छा, ये चूंकि खबर की तफसील मुझे पता है, इसलिए मैं शुरू में इसने लगे हूँ, आपको शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन आप जब पूरी खबर सुनेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। कबूतरों से डर रहे हैं। स्ट्राइक्स के ड्रामे का पोल जो है वो भी खुलता जा रहा है और किसी को तो क्या कहें, भारत की अपनी बड़ी सियासी जमातें भी ये मानने को तैयार नहीं कि भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे और पाकिस्तान फौज उन्हें। अब ऐसे सवालों के जवाब क्या देने थे? भारतीय इंतहा पसंद तो मरने मारने पर तुल गए। बीजेपी के कारकुन ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। उधर हिमाचल प्रदेश के एक गांव के दरख्त में अटके गुब्बारों ने भी भारत सरकार को परेशान कर दिया है और उन गुब्बारों के साथ तहरीरी पैगाम में वजीर आजम मोदी को वार्निंग दी गई है कि बस अब बहुत हो गई और किस किस का मुंह बंद कराएं, किस किस को जवाब दें। परेशानी में मुब्तला भारतीय हुकाम के लिए एक और मसला भी है। मकबूजा कश्मीर को जाने वाली भारतीय फ्लाइट्स के पायलट्स को अपने टावर कम्युनिकेशन की जगह दिल पाकिस्तान सुनने को मिल रहा है। इसे पाकिस्तानी हैकर्स की साजिश करार दिया जा रहा है। तो कबूतर तक साजिश कर रहे हैं। हैकर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो सकता है, साजिश ना हो तो। गुब्बारे जो है वो पकड़े जा रहे हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही है उसको क्या कहें। मेरा ख्याल है कि जो मीडिया है ना वो जंगी जुनून में इस कदर मुब्तला है कि वो अपने मुल्क में खुद नफरतें फैला रहे हैं, लोग बट रहे हैं, इंतशार का शिकार हैं, बेयकीनी खौफ की फिजा भारत में खुद ही पैदा करते चला रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ अब वो जुनून है ना, वो मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो एक दूसरे के खिलाफ ये जो स्याही वाला काम है, मारने और ये पहले भी आपको याद है कसूरी साहब अपनी बुक लॉन्च के लिए गए थे इंडिया पिछले साल की, मेरा ख्याल है बात है, और वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, हिंदू एक्टिविस्ट, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने उनकी वो सेरेमनी खत्म कर दी थी और पब्लिशर के मुंह पे स्याही फेंकी थी। लेकिन टॉकिंग ऑफ एक्टर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स को तो वार्निंग दे ही रहे हैं कि मना कर रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया आके काम ना करो, लेकिन उनके अपने इतने मंजे अदाकार, ओमपुरी टाइप अदाकार भी हैं, वो भी अगर साइड लेने की कोशिश करें या फिर एक सेंसिबल लाइन टो करे तो उनको भी नहीं छोड़ते। पता नहीं, बस मुझे तो लगता है कि किसी बच्चे से भी आप बात करें ना, वो इससे ज्यादा सेंस की बात कर लेगा, इससे ज्यादा समझ की बात कर लेगा बच्चा भी। और बच्चे आजकल के तो आपको पता है बहुत ही तेज हैं और बाज़ का ये कहा जाता है बच्चों के बारे में छोटी उम्र से ही पता लग जाता है कि ये बच्चा किस तरफ जाएगा। मैं जब छोटा था मेरे बारे में आप नहीं बता सकते थे, हम अभी नहीं बता सकते क्या किस तरफ लेकिन इस बच्चे को जरा देखें, क्योंकि बाकी उसामा जो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के बारे में छोटी उम्र में वो क्या कर रहे होते हैं वो पता चल जाता है कि दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू लेटर। अब आप गेस करें। पैसे गिन रहा है। हाँ जी, सोचें जिस तेजी से पैसे गिन रहा है आप क्या कह सकते हैं? कैशियर बनेगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कैशियर बनेगा, बैंकर बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। जरूर ज्यादा पैसे आए और साहब प्लीज डोंट फॉरगेट कि गुनगुना भी रहा है साथ साथ। ओहो, ये मुझे लग रहा है कि ये तो इतना तेज पैसे गिन रहा है जैसे ना ये मशीन बाकायदा हो। अच्छा,
तो अच्छी बात आपको बताऊं, आप सब लोग खुश हो जाएं, हमें क्रिकेट के राजा रमीज राजा साहब ने ज्वाइन कर लिया है और उनसे हम क्या बात करेंगे सोचने में आपको बता रहा हूं। आज के वनडे की बात होने लगी, आप सबको पता ही था। रमीज राजा भाई आप मुझे बता दें कि हम आज का मैच जीत रहे हैं ना इंशाल्लाह? ये बड़ी देर के बाद मैं आपको ये खुशखबरी दे सकता हूँ बहुत पहले से कि हम हार नहीं सकते, जो वेस्ट इंडीज की टीम की हालत में देख रहा हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है या वेस्ट इंडीज को कुछ हो गया है? और लेकिन ये ना बोले हम पिछले सारे मैच जीतते चले आ रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान को भी कुछ हुआ है और वेस्ट इंडीज को भी कुछ हुआ है। पाकिस्तान हार नहीं सकता शायद। जैसे अगर हम बात कर लें कि मोहम्मद आमिर जो है उनको तो वापस आना पड़ा, उनकी वालदा की सेहत खराब है और उनके लिए हम दुआगो भी हैं, लेकिन बताएं उनकी जगह कौन लेगा और विनिंग कॉम्बिनेशन को हम किस तरह बरकरार रख सकते हैं? देखिए, जगह लेने के लिए इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान, आपने हमें वक्त दिया और देख लें मेरा जो है वो सिर्फ जज्बाती ये ख्वाहिश इसको आप कहने वो नहीं है। रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप पाकिस्तान कर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। हाँ जरूर, मैं भी यही कह रही थी वैसे। तो अब मैं बहुत खुश हो गया और मैं ब्रेक में खुश रहूंगा। ब्रेक ले लेते। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू से मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाह रहा था, मेरे दिल में ही न रह जाए, उससे मुझे फिर बदहज़मी हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो सुना ही दूं, क्योंकि आपने जो खबर बताई है पाकिस्तान हॉकी टीम ने 11-0 से हराया है कंबोडिया की टीम को, 11-0 से। तो उससे मुझे याद आ गया कि एक दफ़ा एक शख्स अपने ही तरफ गोल किए जा रहा था, तो उससे मैच के बाद पूछा ये तुम अपनी टीम में क्यों गोल कर रहे थे? तो उसने कहा दूसरी टीम करने नहीं दे रही थी, तो वो अपनी तरफ ही गोल किया। लेकिन मैंने खबर पूरी देखी है दोबारा, नहीं हमारी टीम ने गोल किए हैं दूसरी तरफ। ये बिल्कुल फनी नहीं था। वो आगे जो खबर है उससे जुड़ रहा है ना। हाँ, लेकिन जोक फनी नहीं था। आप सुबह से मुझे तैयार करके आपने बैठे हुए थे कि मैं इतना फनी आज जोक सुनाऊंगा, बिल्कुल फनी नहीं था। छोड़े, खबर पे चलते हैं। ट्रंप अपनी तरफ ही गोल किए जा रहे हैं, मैं यहाँ कहना चाह रहा था। ओह या, गुड लिंक, थैंक्स। अच्छा, ओके, बाय। यस, मैं आपको ट्रंप के हवाले से खबर बताना चाहूँ। आपको पता है ना आजकल मुझे बड़ा शौक हो रहा है, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ अमेरिकन इलेक्शंस में कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आपको ये बता दूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं, अंदाजे, तज्जिए, तबसरे भी तेज हो रहे हैं और सदारती उम्मीदवारों के पहले मुबाहिसे बाद ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा गिर गया है और अपनी तकरीरों से मुसलमानों और तारिकीन वतन के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले ट्रंप खुद मुश्किलात का शिकार हैं। और अमरीकी अखबार हफिंगटन पोस्ट ने तो ट्रंप के हाथों के तोते उड़ा दिए और अखबार के मुताबिक 1976 से सदारती उम्मीदवारों के दरमियान होने वाले पहले मुबाहिसे में जिस उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल कर ली वही उम्मीदवार अमरीका का सदर मुंतखब हो रहा है। और जैसे कि 1976 में जिमी कार्टर, 1980, 1984 में रोनाल्ड रेगन, 1988 में बुश, 1992 और 96 में क्लिंटन, 2004 में बुश जूनियर, 2008 एंड 12 में ओबामा। और सदारती उम्मीदवारों के दरमियान होने वाली बहस के पहले मरहले में ही अमरीकी अवाम की तवज्जो हासिल कर गए थे सारे लोग। और अब ट्रंप साहब इस हिसाब से तो आपके दाल भी नहीं करेगी, क्योंकि अब आप दीवार बनाने का जो इरादा है वो तर्क कर दे या लोगों को अपनी रैली से निकालने के बजाय उनको ल्योर करें कि वो आपकी रैलीज में जरूर आए, क्योंकि आपका जो ग्राफ है बिल्कुल डाउन है। अच्छा, ट्रंप हार जाएंगे ना, मैं तो ये कहूंगा अगर हारे नहीं, जब हार जाएंगे तो हराने वालों में जिन लोगों का कलीदी किरदार होगा उनमें हुमा का नाम भी सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। थैंक यू। रोजाना कोई ना कोई बात आप ले आती हैं ट्रंप के बारे में, ये कर दिया वो कर दिया उन्होंने। देखिए, आप देखें कि ट्रंप जो है उन्होंने खुद हमें कितना मवाद दिए कि हम उनके बारे में बात करें। मतलब आप ऐसी हरकतें ना करें, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, यू वांट द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट यू, और जब दुनिया आपके बारे में बात करेगी तो ओपिनियन तो बनाएगी ना। अच्छा जी, अब भारत की जो साजिशें हैं ना वो कहीं काम नहीं आ रही और उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो भी ओन गोल करता जा रहा है, अपनी तरफ ही गोल करता जा रहा है भारत चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर ताउन मुसलसल बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तानी साजिशों के बावजूद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की मालियत 46 अरब डॉलर से बढ़कर 51 अरब 50 करोड़ डॉलर हो चुकी है। चीन और एशियाई तरक्की बैंक की जानिब से कराची ता पेशावर मरकजी रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए मजीद 8 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे। चीन ने पाकिस्तान को कराची ता लाहौर मरकजी रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन और तोसी के लिए 5 अरब 50 करोड़ डॉलर का रियायती कर्जा देने और एशियाई तरक्की बैंक ने लाहौर ता पेशावर रेलवे ट्रैक के लिए 2 अरब 50 करोड़ डॉलर देने पर रजामंदी का इजहार किया है। इन्वेस्टमेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में दरकार थी, चूंकि इसका ताल्लुक
उस अलाइनमेंट से है जहां 75% पाकिस्तान का पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक गुजरती है, और हमारी स्लो स्पीड की वजह से जो नकलो हमल की लागत है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे कंपेटिटिवनेस पे भी असर पड़ता है, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो इस हवाले से ये एक बड़ा कलीदी मंसूबा है। और एहसन इकबाल साहब ने बताया कि कराची में 16 अरब रुपए का ज़ेर तामीर ग्रीन लाइन मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा गवादर एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे और गवादर में बिजली मंसूबों का संग बुनियाद भी इसी साल रखा जा रहा है। सी पैक के 3 मराहिल हैं, जिनमें 4 बड़े शोबों यानी गवादर बंदरगाह की तरक्की, तवानाई के मंसूबों, सड़कों के मंसूबों और सनती ताउन पर काम किया जाएगा। और मुख्तसर मुद्दत, दरमियानी मुद्दत और तवील मुद्दत के ये मंसूबे बिल तरतीब 2020, 2025 और 2030 में मुकम्मल किए जाएंगे। चीन पाकिस्तान में $40 अरब की लागत से 37 मंसूबे बनाएगा, जिनमें से 27 मंसूबे तवानाई के शोबे में मुकम्मल होंगे। इसके अलावा लाहौर के ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए $1.6 अरब, मोटरवे के मुल्तान सक्कर सेक्शन के लिए $2.6 अरब और कराक्रम हाईवे के लिए इस्लामाबाद सेक्शन के लिए $3.5 अरब मुहैया किए जाएंगे। तो बहुत अहम है ये सब मंसूबे। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं फरहान बुखारी साहब। फरहान बुखारी साहब, सीपैक मंसूबा माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखता है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी बैरूनी मुल्क ने इतनी बड़ी सरमायाकारी का पाकिस्तान में प्लान नहीं बनाया। कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तकरीबन 70 साल तारीख में, जितना कि चीन ने, जो कि पाकिस्तान का करीबी तरीन मुल्क है, दोस्त है पाकिस्तान का करीबी तरीन, जितना चीन ने अब ये इरादा किया है। तो इस नुक्ता नज़र से तकरीबन ये $50 अरब से ये अब तजावज़ कर रही है। ये जो इरादा है इनका, जो प्लान है, गो के ये एक लंबा अरसा लगेगा। 2030 और 2040 का भी कहा गया है, लेकिन कम से कम एक उन्होंने सामने एक इरादा अपना जाहिर किया है। उसके साथ ही साथ एक रकम का, सरमायाकारी के लिए जो रकम होगी उसका अंदिया दिया है। और फिर इस वक्त चीन इक्तिसादी तौर पे इतना मजबूत है कि चीन के लिए $50 अरब पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरमायाकारी करना कोई बड़ी बात नहीं। इससे हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे, ये सही है? देखिए, हुकूमत का ये दावा मैं नहीं समझता कि मुकम्मल तौर पे सही है, क्योंकि पाकिस्तान में मईशत को ठीक करने के लिए कई इस्लाहात की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में गुर्बत बड़े वसी पैमाने पे मौजूद है, और जब तक पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसीज़ में बड़े पैमाने पे इस्लाहात ना की जाएं, जो ये 30 से 40% अफराद हैं पाकिस्तान के, तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग हैं जो कि इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं, ये इन लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आएगी। और फिर साथ ही साथ ये भी कहना पड़ता है कि इक्तिसादी राहदारी का जो मामला है वो कोई कल या अगले साल या 2-4 साल में तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसकी तकमील में एक बड़ा लंबा अरसा लगेगा, और जैसे पहले अर्ज़ की 2030-2040 तक की मियाद है। तब तक पाकिस्तान की मजमूई जो आबादी है वो भी बढ़ जाएगी। तो क्या ये जो इंतहाई गुर्बत का शिकार जो लोग हैं वो इसी तरह बैठे रहेंगे इस इंतज़ार में कि साहब आखिर में कहीं से कोई उन्हें बेहतरी की किरण नजर आएगी, कुछ होगी? बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। तो बहुत ही बड़ा मंसूबा है, आज तक इतना बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन इससे सब मसाइल हल नहीं होने वाले। तो ये असल बात है। आज की एक और बहुत बड़ी बात है कि आज हम टीचर्स को ऑनर कर रहे हैं। हमने कल भी बताया था, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, जो हर साल आज के दिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। टीचर्स को ऑनर करते हैं, उनको जो रिस्पेक्ट है, जो दर्जा है वो देते हैं, क्योंकि टीचर्स, अगर आप सोचें सही तरह, दे शेप आवर लाइव्स। चैलेंजिंग सिचुएशन में वो हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, एंड दे शेप आवर लाइव्स, आवर फ्यूचर्स। और आज का जो थीम है वर्ल्ड टीचर्स डे का, वो है वैल्यूइंग टीचर्स, इंप्रूविंग देयर स्टेटस। उसामा, कोई नाइस टीचर दैट यू रिमेंबर? कई हैं, और एक बात जो मैं खास करना चाहूंगा, एक तो अगर आप अपने असातिज़ा का अदब करेंगे तभी आप उनसे कुछ हासिल कर सकेंगे, और दूसरा मैंने ये भी अपनी देखा स्टूडेंट लाइफ में कि जिन असातिज़ा को शौक था बहुत ज्यादा पढ़ाने का, उनसे हमने ज्यादा सीखा है। एब्सोल्युटली, वो इंटरेस्टेड है। वो जब आते हैं क्लास में, कुछ बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने स्टूडेंट्स में, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो आप में सीपन करता है। आपका दिल चाहता है कि आप सीखें, वो आपको क्या सिखा रहे हैं।
तो बस आज हम तमाम असातिज़ा से ये कहेंगे कि वो इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहें, अपने अपने जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं इस तरह करते रहें, और जो तालिब इल्म है वो उनकी बात सुने। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, कराची की एक है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उनको HEC से एक NOC मिल गया है और वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो अब कर सकते हैं, जिसका मतलब है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहीं मास्टर्स भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज ऑन दिस डे। और इसी खबर के साथ ब्रेक ले रहे हैं और हम मिलते हैं आपसे। अच्छा, आई कांट गेट ओवर द फैक्ट कि इस्लामाबाद में इस वक्त कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है, और हम कुछ आपको बताना चाह रहे थे कि खिजा का मौसम जो है अभी पूरे पाकिस्तान में नहीं आया, इस्लामाबाद में आ चुका है। और उसी तरह आपको पता है ना कि फैशन जो है वो भी चेंज हो जाता है, तो ज़रा चेक करें इसे। जी बहरहाल ये बड़ी मेहनत का काम है आजकल के फैशन मैं एक्चुअली ये देख रही थी और मैं सोच रही थी कि वुड आई डू दिस, मैं इतनी मेहनत करूं या नहीं। जिन बच्चियों के पास टाइम है जरूर करें, तो हमारे पास टाइम कम है। बहरहाल सियासी जमातों और अरकान असम्बली के खातों की जांच पड़ताल होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे इक़दाम उठाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को फिर से फाल कर दिया है। ये विंग 3 साल पहले बनाया गया था और इसका मकसद सियासी जमातों मुंतखब नुमाइंदों के असासों पर नजर रखना था ताकि सियासत में करप्शन का तदारुक किया जा सके। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने यह टास्क डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस अल्ताफ अहमद को दिया है। इन्हें 3 माह के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। यह नोटिफिकेशन ऐसे वक्त में सामने आया जब इलेक्शन कमीशन में सियासी करप्शन से मुतालिक कई अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं। इनमें पनामा लीक्स में मुबैना तौर पर नाम आने के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनके अहले खाना की नाअहली से मुतालिक पटिशन है, और इसी तरह इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली की दरखास्त भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क से मिलने वाली फंडिंग का अहम केस भी कमीशन के पास ही है। इलेक्शन कमीशन के इन इख्तियारात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2012 के एक फैसले का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के सभी मामलात समेत यह देखने अख्तियार भी रखता है उम्मीदवारों के सासाजात, इनका इंतखाबी सरगर्मियों पर खर्च और ऐसे ही माली मामलात शफाफ हैं या नहीं। हमारे साथ हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद। दिलशाद साहब, खातों की जांच पड़ताल का निजाम शुरू करना कितना अहम है? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आइंदा के इंतखाबी अमल की बदनमानी को रोकने के लिए। इस लिहाज से कि हमारे अरकान पार्लियामेंट को भी एहसास होगा कि जो हर साल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो अपने असासे जमा करवाते हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा कार्रवाई करने का मजाज है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं, क्या वो आइनी और कानूनी तरीके से जाँच पड़ताल करने का मजाज है? उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सहारा लिया है आर्टिकल 218 का। हमारा जो एक आइन और कानून में इंतखाबात की बदनमानी रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, वसी इख्तियारात हैं, और इंडिया इसी इख्तियारात के तहत अपने इंडिया में वो इंतखाबात करवाता है और कोई सियासी पार्टी इंडियन इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास आइनी तहफ़्फ़ुज़ वही है जो हमारे पास है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा अरकान आए हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी एक साख को मजबूत करें, और उन्होंने आर्टिकल 218 का इसलिए सहारा लिया है। इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन आनी तौर पर बदअनुमानी रोकने का मजाज है। कमर दिलशाद साहब, लेकिन करप्शन फिर भी नहीं रुकती, तो इसका कोई फायदा होगा इस कदम उठाने का? अगर इस सिस्टम के तहत इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए तो मेरा राय यही है अपने तजर्बे की बना पर कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर सही कदम उठा दे तो तब पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में बदअनुमानी का जो हमारे पार्लियामेंटेरियन मतलब होते हैं उसका ख़ात्मा हो जाएगा। करप्शन जो है वो किसी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी क्योंकि उन्हें ये एहसास होगा कि जितनी हमारी जायदादें हैं
जो हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में शो किया, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपका। एक और अहम खबर हमें शामिल करनी है, वक्त बहुत कम है। पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत एक पेज पर नजर आ रही है, भारत के खिलाफ बिल्कुल सब मुत्तहिद हैं और ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है और जरूरत है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी खारजा ने सिफारती और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा झूठ साबित हो चुका है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की धमकियों का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। भारत मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिशें तर्क कर दे। पीर के रोज भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में सारी सियासी क़यादत ने इकट्ठा होकर कौमी यकजहती का पैगाम दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठे दावे के बाद भारत बौखलाया हुआ है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का सिलसिला 28 और 29 सितंबर की शब भिंबर और लीपा सेक्टर्स में शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। पाक फौज भी भारतीय फौज को इन्हीं की जुबान में सख्त से सख्त जवाब दे रही है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर जलील अब्बास जिलानी ने अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे बराए पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुलाकात के दौरान भारत के खिलाफ सबूत रिचर्ड ऑल्सन के हवाले कर दिए। अमेरिका से कहा गया है कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन होने के नाते भारत से कहे कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां फौरी तौर पर बंद की जाएं। सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब से इस बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत का एक साथ इकट्ठे होना इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ, ये कितना पॉजिटिव साइन है? मेरा ख्याल ये कि जब इस किस्म के हालात होते हैं, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान के हवाले से जब भी हिंदुस्तान के साथ जो है हिंदुस्तान से जारियत का सामना करना पड़ता है, तो ये एक जो है एक लिहाज से देखा जाए तो उसमें खुद ब खुद जो है एक यकसानियत आ जाती है। इस वक्त मेरा ख्याल ये कि तमाम और इश्यूज़ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन जब भारत की या जारियत, मुल्क की जारियत की बात आती है तो वो यकीन तौर पे साथ खड़े होते हैं। तो उसका यही एक मतलब, जब ये सूरत हाल होती है तो फिर जो जारे मुल्क होता है तो उसके लिए हिम्मत नहीं होती है कि फिर वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके। भारत के साथ जो है ख़ास तौर पे इसलिए अहम है कि पिछले कई सालों से अगर हम देखते हैं तो भारत के रवैये में खासी एक तेज़ी आई है और एक जराना रवैया है, ख़ासतौर पर मोदी सरकार की तरफ से। तो मेरा ख्याल ये है कि जो अभी वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों, ख़ास तौर पे जो है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, फिर हिंदुस्तान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने एक मिलिटेंट कैंप्स के अंदर काफ़ी लोगों को मार दिया है। तो मेरा ख्याल ये एक ऐसी बात है जिसकी बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। एक अहम खबर, आप जी न्यूज़ देखते रहिएगा, उसके बारे में तफसील आपको मिलेगी। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के पानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए आज अहम दिन है। अदालत की हिदायत के मुताबिक आज स्कॉटलैंड यार्ड अपनी मुकम्मल तफ्तीश का रिकॉर्ड, सबूत, चार्जशीट अदालत को मुहैया करेगा और अदालत का क्या फैसला आता है जी न्यूज़ पे देखिएगा। बहुत बड़ा, और जो भी फैसला आएगा कल हम उसके बारे में बात भी करेंगे। अभी देखें जियो हेडलाइंस, तो आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।